हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस हरियाणा। जैसे कि आपको पता है अब आपका +1 क्लास फिजिक्स का पेपर है, तो पुराने पेपर्स करने का बहुत बेनिफिट मिलता है। इस बार आपका 40 मार्क्स का पेपर है। पहले ये 60 या 80 मार्क्स के भी हुआ करते थे, बहुत पुराने 40 मार्क्स के भी हुआ करते थे। 2020-21 में पेपर शॉर्ट आंसर टाइप में थे, तो वो इस बार नहीं है कोरोना करके। तो आइए पेपर करके देखते हैं पुराना, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा बच्चों। नंबर ऑफ डायन्स इन 1 न्यूटन कितने होते हैं? तो 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं बच्चों? वैसे 10 की पावर 5 डायन होते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5। डायन क्या है? इसका CGS यूनिट है और न्यूटन SI यूनिट है। इसी तरीके से 1 जूल के अंदर 10 की पावर 7 अर्ग्स होते हैं। ध्यान रख लेना, 1 जूल। ये करवाते हैं हम जब डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस करते हैं, तब ये क्वेश्चन करवाए जाते हैं। ml2t-1 और ml2t-। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है। आ जाइए यहाँ, डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क। तो वर्क वैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स की डायमेंशन अगर आपको ध्यान है mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट L। तो ये हो जाएगा, हमेशा डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें बच्चों। ml2t-2। कलर चेंज करते हैं, रेड कलर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी वाट्स आर देयर इन 1 हॉर्स पावर? तो 746। 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है? 1 HP हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ये कॉमन यूनिट है, ऐसा यूनिट नहीं है। वापस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज किस एंगल पर प्राप्त होती है? तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती है जब हम ऐसे ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, 45 डिग्री पर होती है। हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होती है? 45 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द एंगल बिटवीन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A कितना होगा? तो A क्रॉस B और B क्रॉस A में एंगल A क्रॉस B किसके बराबर होएगा? A क्रॉस B की डायरेक्शन जो भी होगी, B क्रॉस A की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। मान लो मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा n। अगर A क्रॉस B इधर है, तो B क्रॉस A जो होगा उसकी डायरेक्शन होगी इसके बिल्कुल अपोजिट। तो जब भी कोई दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट हो या दो लाइंस, वो एंगल बनाते हैं 180 डिग्री बच्चों। तो एक क्वेश्चन वेक्टर्स का आएगा, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट था। रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, तो न्यूटन थर्ड लॉ बच्चों। रॉकेट किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? न्यूटन थर्ड लॉ पर। ऑप्शन सी। टॉर्क इज मैक्सिमम एन एंगल बिटवीन फोर्स एंड रेडियस। टॉर्क मैक्सिमम होगी जब एंगल फोर्स और रेडियस के बीच में होगा। तो टॉर्क होती है हमारी RF साइन थीटा। साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब एंगल 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री पर टॉर्क जो कि मोमेंट ऑफ फोर्स है मैक्सिमम हो जाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम P2 माइनस P1 F इज इक्वल टू के P2 माइनस P1 बाय में T2 माइनस T1। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इतना लिख दोगे 1 नंबर मिल जाएगा। डिफाइन लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? वो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की जिस पर एक बॉडी जस्ट चलना शुरू कर देती है। दूसरी, ये तो है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ तक। फिर ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये यहाँ पर जो होता है थोड़ा सा बम्प, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये मैक्सिमम वैल्यू है किसकी? स्टैटिक फ्रिक्शन की। और ये हो गया हमारा काइनेटिक। तो 3 तरह के फ्रिक्शन हम पढ़ते हैं इस ग्राफ के ऊपर। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की जिस पर बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग ओवर द अदर बॉडी। 2018 का भी पेपर बच्चों कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। डिफाइन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए सिर्फ आपको मैथमेटिकली आंसर देना है बच्चों। A क्रॉस B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा और उनके बीच के वेक्टर का डायरेक्शन A क्रॉस B। तो अगर n इधर दर्शा दें आप, वेक्टर A और वेक्टर B सेम प्लेन में है और उनके बीच में एंगल थीटा है, तो n वेक्टर उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है बच्चों। तो A क्रॉस B किसका मतलब? मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा इंटू में n। Which physical quantity remain conserved in elastic collision? Elastic collision बच्चों टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम तीनों कंजर्व रहते हैं। मोमेंटम तो हर तरह की कलीजन में ही, हर तरह की घटनाओं लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है। दूसरा है टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है इलास्टिक कोलिजन। उसने पूछा क्या क्या कंजर्व? इन इलास्टिक होता अगर ये कोलिजन तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। इन इलास्टिक में ये दोनों कंजर्व रहते हैं, इलास्टिक कोलिजन में ये तीनों कंजर्व रहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या? अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस। इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। 1 AU सन अर्थ वन AU ये बराबर होता है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, 1.4। तो ये एवरेज डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच का, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। डिफाइन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू होता है 1 बाय, फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड या रोटेशन पर सेकेंड, और टाइम पीरियड होता है कि एक घटना को पूरा होने में लगने वाला समय, टाइम टू कंप्लीट 1 साइकिल। जो भी रोटेशन, रेवोल्यूशन, वाइब्रेशन जो भी एक सेकंड में कितनी बार होती हैं वो तो फ्रीक्वेंसी, और एक घटना को पूरा होने वाला समय क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। व्हाट इज नेगेटिव वर्क? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो हमारा वर्क डन जो होता है, क्योंकि कोस 180 - 1 होता है, तो वर्क डन क्या हो जाता है? नेगेटिव। और जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है इज ऑलवेज नेगेटिव। फ्रिक्शन द्वारा किया गया कार्य हमेशा नेगेटिव ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन, एक एक 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो गए बच्चों। पावर एंड गिव इट्स SI यूनिट। तो पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। इट इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसका SI यूनिट है वाट।
ज़्यादा गप नहीं छोड़ने होते, हमें सिर्फ टू द पॉइंट बात करनी होती है साइंस के किसी भी पेपर में। ऐसे रेट ऑफ डूइंग वर्क, वैसे इसका एक और फार्मूला है, पावर वैसे स्केलर क्वांटिटी है F.V। न्यूमेरिकल में कई बार ये काम आ जाता है पावर का फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 2 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। व्हाट इज सेंटर मास ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या है, इट इज़ द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। तो सेंटर ऑफ मास का एक फार्मूला होता है m1r1 प्लस m2r2 बाय में m1 प्लस m2। तो ये कई बार कहाँ आगे डेरिवेशन भी है इस फार्मूले की 5 नंबर में, वो करवा देंगे आपको अलग से, 5 नंबर वाले क्वेश्चन अलग से करवाऊंगा बच्चों, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। डिफाइन द टर्म टॉर्क, राइट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशंस। तो टॉर्क क्या होती है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह देते हैं इसको। तो फोर्स का जो रूप रोटेशनल मोशन में है उसको हम टॉर्क कह देते हैं। और टॉर्क अगला क्या, राइट इट्स डायमेंशन एंड यूनिट। तो यूनिट इसके हो जाएंगे न्यूटन सेकंड, न्यूटन मीटर, और डायमेंशन क्या हो जाएगी, वर्क वाली हो जाएगी ml। अभी अपने सब पहले दूसरा क्वेश्चन किया था ml2t-2। तो आधा नंबर इसका मिलेगा, आधा नंबर इसका, 1 नंबर इसका। कोई गप मानने की जरूरत है नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। स्टेट पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगन लॉ, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ भी कई सारे वेक्टर प्लेन में पड़े हों, अगर हम उनको किसी पॉलीगन की साइड से दर्शा सकें तो जो क्लोजिंग साइड होती है पॉलीगन की वो उनका क्या दर्शाती है, रिजल्टेंट। टेकन इन सेम ऑर्डर जो लिखे, और ये अपोजिट ऑर्डर में आती है। ये हमारा पॉलीगन लॉ है। इफ़ देयर ABCD कई सारे वेक्टर कहाँ पड़े हों, प्लेन में पड़े हों, और उनका हमको क्या जांचना है, रिजल्टेंट, उनका इफ़ेक्ट। तो उन सबको एक ही साइड की पॉलीगन से दिखा दो, जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या दर्शाएगा, रिजल्टेंट को दर्शाएगा। तो बच्चों सारे वैसे क्वेश्चन अपने पास इकट्ठे होते जाते हैं। यहाँ आप सारा देख सकते हो, 1 न्यूटन वाला, वर्क वाला। चलिए एक बार इसको मिनिमाइज करके नेक्स्ट। पॉलीगन लॉ बता दिया आपको। व्हाट आर रैंडम एरर्स, हाउ आर दे मिनिमाइज्ड। रैंडम एरर क्या होती हैं, उनको कम कैसे किया जा सकता है। तो रैंडम एरर जिनका कारण हमें नॉट नोन होता है, रीज़न जो होता है काज नॉट नोन, रैंडम एरर्स होती हैं। तो कभी हमारी जो अपने लंबाई मापी वर्नियर कैलिपर से स्क्रू के से, कभी 1.17 आ गई, अगली बार 1.18 आ गई, तो क्यों आई, कई सारे कारण हो सकते हैं इसके। तो रैंडम एरर्स को मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स लेके हम रैंडम एरर्स को कम कर सकते हैं। बस 2 नंबर पूछे उसने, मैक्सिमम रीडिंग्स लेके वी कैन मिनिमाइज रैंडम एरर्स। आगे देखो, ये आ गया क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन आने की काफ़ी उम्मीद है बच्चों। फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा। आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी देख, सीधा डॉट प्रोडक्ट भी आ सकती है। तो ए डॉट बी करेंगे हम, उनको 0 के इक्वल रख देंगे तो लैम्डा आ जाएगा हमारे पास। ए दे रखा है 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के, 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के। और बी देख रखा है 4i माइनस 2j माइनस 2 के, 4i माइनस 2j। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट को 0 के इक्वल रख दो, अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो, क्योंकि उसने कहा है परपेंडिकुलर हैं। माइनस 2 लैम्डा माइनस 2, तो 8 में से 2 गए 6, माइनस 2 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 लैम्डा, 8 माइनस में 2, 6 इज इक्वल टू 0। और तो माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू आ गया माइनस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, इसलिए हमने ये चीज़ की है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया।
वर्क एनर्जी थ्योरम मेरी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि जो वर्क डन होता है वो किस में चला जाता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। टोटल वर्क डन गोज टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका हल्का सा प्रूफ भी देखते हैं, करवाऊँ। वर्क की डेफिनेशन से चल पड़ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डी डब्ल्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन, फिर फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन होता है dv बाई dt, फिर उसको ds बाई dt करके इसका हम इंटीग्रेशन से मास हो गया बाहर आ जाएगा, mv स्केयर में चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा चेंज करके इसको डिराइव हाफ mv2 स्केयर माइनस हाफ mv1 स्केयर। तो ये इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्क एनर्जी, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी कई बार आ जाता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेंज होगी अगर मोमेंटम डबल कर दिया जाए। सुपर 100 में हर बार ये क्वेश्चन आता था पहले। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशनशिप है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है पी स्केयर बाय 2m। हमने क्या किया है, काइनेटिक एनर्जी डबल कर दिया, मोमेंटम डबल कर दिया, काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव होगा, 4 गुना हो जाएगी। तो ट्वाइस कर दिया मोमेंटम, तो ट्वाइस 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4 पी स्केयर बाय में 2m। तो नई काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 4 गुना पुराने वाली काइनेटिक एनर्जी। तो ये जरूर याद रखें, E इक्वल टू पी स्केयर बाय में 2m। अच्छा जी, एक 4 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है ओरिजेंटल प्लेन पे, पर प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड, जब एंगल 30 डिग्री आ गया, मास जस्ट बिगन टू स्लाइड, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू फाइंड आउट करना है। तो म्यू इक्वल टू होता है टेंजेंट थीटा। 30 डिग्री पर जाके वो स्लाइड करने लग गया ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ, तो कहता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बताओ। तो म्यू इक्वल टू टेंजेंट थीटा होता है, इस केस में 30 डिग्री हो गया, टेंजेंट 30 मुझे ध्यान नहीं आ रहा, साइन 30 तो 1/2 हो गया, वो √3/2 हो गया, शायद 1/√3 हो जाता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देख लेना बच्चों, म्यू इक्वल टू टेंजेंट 30, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज़ इम्पल्स, गिव इट्स एसआई यूनिट, काफ़ी आसान पेपर आया हुआ 2019 का। इम्पल्स क्या होता है, जब कोई फोर्स थोड़ी देर के लिए किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करता है तो उसको हम इम्पल्स कहते हैं। ये बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के। तो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, मोमेंटम वाले हो जाएंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जब इम्पल्स के बड़े सारे क्वेश्चन हैं कि हम जो है लपेटते हैं किसी घास फूस के अंदर कांच के बर्तनों को, स्प्रिंग क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ाकर या घटाकर फोर्स को कम किया जा सकता है। ये इम्पल्स के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन, डिफाइन एंगुलर मोमेंटम, सारे सिंपल सा ही पेपर है बच्चों। राइट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, पहले टॉर्क पूछ रखा है, फिर ये मोमेंटम पूछ लिया, आर क्रॉस बी, गिव इट्स डायमेंशन एंड यूनिट। ये सिंपल इसका फार्मूला बन जाता है एल इज इक्वल टू एम वी आर। पी हमारा लीनियर मोमेंटम है, एल क्या है हमारा एंगुलर मोमेंटम। तो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड में एक बार और जुड़ गया आर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर पर सेकंड था, मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा, इसके यूनिट हो जाएंगे। लिमिटेशन क्या है डायमेंशन की, अथवा में आया हुआ, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है शायद। चलो ये 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो गए कि 3-3 नंबर वाले हैं, अथवा में ही दे रखे हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन। चलो जितना को हो सकता है करवाता हूँ मैं। 10 जूल को CGS में बदलो, ट्रेंगुलेशन मेथड, तो 5-5 नंबर में ट्रेंगुलेशन मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों।
पेपर की शुरुआत में देखते हैं कहाँ से कहाँ तक। 2 से 11, 12 से 18 3 नंबर वाले हैं, 19 से 12 से 18। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 से 18, 3 नंबर वाले चल रहे हैं बच्चों। तो चलो कुछ करवाता हूँ 3 नंबर वाले। एंगुलर मोमेंटम करवा दिया, ऐसा यूनिट डायमेंशंस भी पता लगानी है। तो 1 नंबर कहाँ से आएगा? डायमेंशन। लिमिटेशन क्या है डायमेंशन एनालिसिस की? लिमिटेशन यानी कमियाँ। तो आप कई बार गलत फार्मूला भी सही चेक कर सकते हो, जैसे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू v² बाय आर जी है। अगर आर जी बाई v² भी लिख दूंगा तो भी फार्मूला सही हो जाएगा। एक कमी तो ये है, गलत फार्मूला भी डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है। दूसरा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं पता लगा सकते, जैसे टाइम पीरियड का एक्चुअल फार्मूला है 2 पाई पेंडुलम के 2 पाई रूट एल जी, लेकिन हम क्या है कि जब हम डायमेंशन की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं तो k बाई रूट एल जी ही पता लगा सकते हैं, डायमेंशन का ये k नहीं पता लगा सकते। तीसरी जो कमी है डायमेंशंस की रॉन्ग फार्मूला भी सही चेक हो सकता है। कई बार जो एडिशन में टर्म हो तो वो हम किसी भी तरीके से डिराइव नहीं कर सकते। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 4 पे डिपेंड कर गई, 4 फिजिकल क्वांटिटी पे, ज़्यादातर हमारी किस पे डिपेंड करती है? मास, लेंथ और टाइम पे। तब उस स्थिति में हम जैसे एमीटर भी एम्पीयर आ गया या करंट आ गया तो हम फार्मूला डिराइव नहीं कर सकते, सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटी पे ही डिपेंड करना चाहिए। तो ये कमियां हैं डायमेंशन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, 2 एग्जांपल भी बताएं दोनों के। तो कंजर्वेटिव फोर्स जिनमें वर्क डन डिपेंड्स करता है पाथ पर, वर्क डन डिपेंड ऑन पाथ। और नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन डज नॉट, कंजर्वेटिव फोर्स में तो वर्क डन डिपेंड नहीं करता, किस पाथ से हम जा रहे हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में डिपेंड करता है पाथ पर। कंजर्वेटिव फोर्स के साथ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होती है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नॉन कंजर्वेटिव के साथ कोई पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट नहीं होती। कंजर्वेटिव फोर्स में कंप्लीट पाथ के लॉन्ग वर्क डन जो होता है, टोटल वर्क डन वापस 0 हो जाता है, जहाँ से चले अगर वहीं वापस आ जाएं। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल हैं कंजर्वेटिव के ग्रेविटेशनल और नॉन कंजर्वेटिव के फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है या कूलम फोर्स वो क्या है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक्सप्रेशन डिराइव करना थोड़ा समय लग जाएगा। स्टेट लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। डिफाइन डॉट प्रोडक्ट, गिव इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है हमारा? ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कि ये बताता है कि वेक्टर ए का कितना प्रोजेक्शन वेक्टर बी के लॉन्ग है या वेक्टर बी का कितना हिस्सा वेक्टर ए के लॉन्ग है। मेंशन इट्स टू, क्या है टू, कुछ लिखा ही नहीं हुआ। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज में जब थीटा 90 होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, थीटा 0 होगा तो ए डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉस, तो 4 लॉ हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के, ये हमारे एक्सपेरिमेंट में एक्टिविटी भी है। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? नॉर्मल रिएक्शन के। इधर हमारा फ्रिक्शन है। एक पहला लॉ हम ये सिद्ध करते हैं। दूसरा, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑन सरफेस इन कंटैक्ट, भी कौन से 2 सरफेस आपस में कांटेक्ट में हैं। तीसरा, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, नॉर्मल रिएक्शन के इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया इन कांटेक्ट। भी एरिया इन कांटेक्ट का मतलब है कि हमने
इस तरीके से दो लकड़ी के गुटके रख रखे हैं, चाहे इस तरीके से रख रखे हैं, दोनों स्थितियों में म्यू सेम आएगा। तो दोबारा सुन लो, 3 लॉज क्या हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस इन कंटैक्ट। और तीसरा बताता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया दो बॉडी जो हम ने जो वुडन ब्लॉक रखे हुए हैं डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट पे। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाते हैं बच्चों ये। SI एंड CG यूनिट ऑफ वर्क एंड डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो वर्क और एनर्जी में रिलेशनशिप, SI यूनिट है हमारा जूल और CGS है अर्ग। तो दोनों में रिलेशनशिप का मतलब 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। ये डायमेंशन की हेल्प से भी कर सकते हो और सीधा भी अगर आप लिखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करोगे तो भी ये आंसर आ जाएगा। 4 ग्राम होते हैं किलोग्राम में और 100 की पावर 2, ये हो जाएगा हमारे पास ग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 7। पुलिंग द लान इज़ ईजियर देन पुशिंग इट बाय। देखो लान को जब हम पुल करते हैं तो 2 स्थितियां बनती हैं बच्चों कंपोनेंट बटने के लिए। एक तो इधर जब लॉन इधर जा रहा है, इधर जो कंपोनेंट बटेंगे यहाँ, जिस स्थिति में देखो ये पुल कर रहे हैं आप, पुल में उसका एक कंपोनेंट हमारी हेल्प कर रहा है हमारे पुल का उसको रोटेट करने में, उसको चलाने में। लेकिन जब आप पुश करते हैं तो हमारे द्वारा जो लगाया गया फोर्स है उसका कंपोनेंट जो है रोलर के अपोजिट हो जाता है, जिस कारण पुश करना मुश्किल हो जाता है उसको और पुल करना आसान हो जाता है, क्योंकि कंपोनेंट बढ़ जाते हैं। और कंपोनेंट एक बार तो उसके मोशन की डायरेक्शन में होता है और एक बार अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि किसी कोई बॉडी जब घूमती है तो उसका घूमना किस किस बात पे डिपेंड करता है। रोटेशन मोशन में सिग्मा एम आर स्क्वायर। कोई बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड घूम रही है तो उसका मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस किस बात पे डिपेंड करता है, उसने ये पूछा है। तो ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, मास ऑफ द बॉडी और एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी सभी पार्टिकल्स की किस हिसाब से, कि आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, या पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डायमेंशंस कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन बच्चों। रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है? ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इट। तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को हम फायर करते हैं वो आगे की तरफ जाता है, वो बुलेट आगे की तरफ जा रही है, गन पीछे की तरफ जा रही है। तो इसको हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इसका हम रिकॉइल समझते हैं कि मास ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ गन इस तरीके से है, प्लस मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट। इनिशियली दोनों नहीं चल रहे थे, मोमेंटम कंजर्व है। तो रिकॉइल वेलोसिटी जो होती है mv/m में m होती है ये गन की वेलोसिटी, ये माइनस का मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में गन जाती है। तो रिकॉइल वेलोसिटी जो होती है कम करने के लिए हम गन का मास खूब बढ़ा देते हैं ताकि पीछे की तरफ धक्का कम लगे। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास रह गए हैं 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन, सॉरी 5-5 नंबर वाले। इनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के दूंगा या आपको नोट्स दूंगा 5-5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन के। थैंक यू बच्चों, जुड़े रहें साइंस हरियाणा के साथ, चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें।